हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 7 मृदा अपरदन तथा मृदा संरक्षण। चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण क्या होता है। तो भूमि की ऊपरी सतह पर पेड़ पौधे तथा वनस्पति उगाई जाती है। यानी कि ये तो हम सभी जानते हैं कि भूमि की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उस पर जो है पेड़ पौधे और वनस्पति उगाई जाती है। इस परत की मोटाई लगभग 15 सेंटीमीटर तक ही होती है और इस परत को बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि जो 15 सेंटीमीटर की जो परत है इसको बनने में ही हजारों साल लग जाते हैं। इसी में किसान फसल उगाता है और इस परत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि उपज के लिए ही जरूरी है ह्यूमस भी जरूरी होता है जो मिट्टी में पाया जाता है, जो भूमि की उर्वरता को क्या करता है, बढ़ाता है और इसे फसल उत्पादन बढ़ जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। मतलब जो वनस्पति है वो भूमि की सबसे ऊपर वाली परत पर उगाई जाती है और जिसकी जो मोटाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और इस मोटाई को बनने में लगभग हजारों वर्ष लग जाते हैं और यहाँ पर ही अच्छी मिट्टी होती है और यही क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है और जिसमें जरूरी ह्यूमरस भी पाए जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कुछ कारणों से यह मिट्टी कटकर बह जाती है अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो मिट्टी के अपने स्थान से हट जाने को मिट्टी का कटाव या मृदापरदन कहते हैं और मृदापरदन से खेत की उपज कम हो जाती है। जैसे आपने जाना मिट्टी अपरदन, तो यानी कि मृदापरदन की हम बात करते हैं। मृदापरदन में क्या होता है कि जो मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने से जो जहां पर जो मिट्टी जहां से हटती है और जिस स्थान पर चली जाती है, तो जहां से मिट्टी हटती है उसकी जो उपज कम हो जाती है, उसकी जो उर्वर क्षमता है वो काफी कम हो जाती है। आइए इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा जाने। तो मृदापरदन कैसे होता है, तो यहाँ पर एक क्रियाकलाप का चित्र दिया गया है। तो जैसे खेत में मिट्टी लाकर या खेत से मिट्टी लाकर उसमें पर्वत जैसे मॉडल बनाए, यानी कि उससे खेत से मिट्टी लाए और उस पर पर्वत जैसा हमने एक मॉडल बना दिया। उसमें नदियां जैसी नालियां भी हों और इसमें कुछ ऐसी नालियां भी बनाए जो जैसे नदियां होती हैं सेम इसी तरह की कुछ मॉडल में शो करें। मॉडल पर इस प्रकार पानी डालें जैसे वर्षा हो रही हो। अब आपको क्या दिखाई देता है, तो आप देखेंगे कि ऊपर से मिट्टी बहकर नीचे आ रही है। यानी कि आप इसमें क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमने पर्वत का एक मॉडल बनाया और यहाँ से हमने पानी डाला और ये पानी धीरे धीरे नदियों के जो हमने नालियां बनाई इसके अंदर जो नदियों को शो करती है वो क्या करेगी, धीरे धीरे मिट्टी को नीचे ले आएगी। तो इससे हमें क्या लगता है कि वर्षा से ऊंचे स्थान यानी कि ऊंचे से नीचे खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है और खेत की उपज कम हो जाती है। खेत की उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आता है कि नदियों की बाढ़ से भी मृदापरदन होता है। जी हाँ, नदियों की बाढ़ से भी मृदापरदन होता है। तो आइए कैसे होता है चर्चा करते हैं। तो कई दिनों तक लगातार वर्षा होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है, जिससे आसपास के गांव, घर, बाग, बगीचे, फसलें तथा रास्ते सभी पूरी तरह से क्या होता है, बह जाते हैं, उनका नुकसान पहुंचता है। बाढ़ से भूमि की ऊपरी सतह की मिट्टी बह जाती है। नदियों की बाढ़ से असमतल खेतों में बने पैमाने पर मृदापरदन होता है। ठीक है, क्या हवा द्वारा भी मृदापरदन होता है? जी हाँ, हवा द्वारा भी क्या होता है, मृदापरदन। कैसे होता है आइए जाने। कि खेत में मिट्टी लेकर उसे भुरभुरी करें, यानी कि कुछ खेत से मिट्टी लें और उसको भुरभुरा करें और मेज पर बड़े कागज के ऊपर इस मिट्टी को रखें। यानी कि एक बहुत बड़ा कागज लें और मेज के ऊपर उस पर वो मिट्टी को फैला दें। अब इस पर मुंह से कुछ फूंक मारे। क्या दिखाई देता है, फूंक मारने से मिट्टी के कण उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हवा द्वारा भी मृदापरदन होता है। अब आता है, क्या तेज आंधी द्वारा मृदापरदन अधिक होता है? जी हाँ, तेज द्वारा मृदापरदन भी काफी अधिक होता है। वो कैसे होता है आइए जाने, चर्चा करते हैं। तो गर्मी के दिनों में आंधी चलती है और इससे धूल उड़ती है और कमरे की खिड़कियां खुली होने पर कमरे में धूल आ जाती है। धूल के ये कण मिट्टी की ऊपरी परत के कण होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवाएं चलती है, आंधी आती है, तो उस समय हमारे सारे कमरों के अंदर तो काफी तेजी से जो है काफी ज्यादा मात्रा में धूल के कण आ जाते हैं और वो भी क्या होते हैं, वो जो मिट्टी है या भूमि है उसकी ऊपरी परत के ही कुछ कण होते हैं। इस प्रकार आंधी द्वारा उपजाऊ मिट्टी के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं और भूमि की ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। तो इससे हमें लगता है कि आंधी द्वारा मृदापरदन बड़े पैमाने पर होता है। अब क्या इस मृदापरदन को रोकने के कोई उपाय हो सकते हैं? जी हाँ, देखते हैं
कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से इसको हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो 2 बड़े आकार की ट्रे लें, जैसे इन्होंने यहाँ पे चित्र में दिखाया है। अब एक ट्रे में बिना घास लगी हुई और दूसरी ट्रे में घास लगी हुई मिट्टी भरें। यानी कि एक ट्रे में हमने बिना घास लगी हुई मिट्टी डाली और दूसरे में हमने घास लगी हुई मिट्टी डाली। दोनों ट्रे को तिरछा झुका लें। अब दोनों ट्रे को हमने कुछ किसी एंगल पे झुका दिया। दोनों के ऊपर से पानी डालें। घास वाली ट्रे से कम मिट्टी बहती है। घास तथा पेड़ पौधे मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। यानी कि जिस ट्रे के अंदर घास थी उसमें से मिट्टी बहुत कम बहती है, जबकि जिसमें घास नहीं थी उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बहती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये पता लगता है कि जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो उससे मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। यानी कि घास, झाड़ी तथा पेड़ पौधे वर्षा तथा बहते हुए पानी से होने वाले अपरदन रोके जा सकते हैं। यानी कि अगर घास, झाड़ी तथा पेड़ पौधे लगाएं तो उससे जो वर्षा के द्वारा जो पानी बहता है उसका जो कटाव है वो बहुत कम हो जाता है। पहाड़ों पर मृदा अपरदन कैसे रोक सकते हैं? आइए अब जानते हैं कि पहाड़ों पर भी तो मृदा अपरदन होता है, तो उसको हम कैसे रोकेंगे। तो 2 पेटियां ले, इनमें मिट्टी से भरें। 2 पेटियां लें और इनको मिट्टी से भरें। एक पेटी की मिट्टी को सीढ़ीनुमा बनाएं और दूसरी पेटी की मिट्टी को वैसे ही उबड़ खाबड़ रहने दें। यानी कि हमने 2 पेटी मिट्टी ली और एक में हमने क्या सीढ़ीनुमा उसकी आकृति बनाई और दूसरे को हमने ऐसे ही रहने दिया उबड़ खाबड़। दोनों पेटियों को तिरछा करके ऊपर से पानी डालें। अब आपको क्या दिखाई देगा? तो आपको दिखाई देगा कि सीढ़ीदार मिट्टी वाली पेटी से कम मिट्टी बहती है। इससे होता है कि पहाड़ों पर मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। कैसे? सीढ़ीदार खेत। और अगर सीढ़ीदार खेत ना बनाए जाए तो वहां पर मिट्टी का अपरदन बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होगा, जिससे वहां पर बहुत ज्यादा अधिक नुकसान हो सकता है। किसान खेतों के चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ बनाते हैं, क्यों? यानी कि किसान जो है अपने खेतों के चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ क्यों बनाते हैं, इसका भी एक कारण हो सकता है। आइए देखें। तो खेतों की मेड़ ऊंची होने से वर्षा का पानी खेत से बाहर नहीं जा पाता और जिससे मृदा अपरदन रुक जाता है। यानी कि अगर किसान अपने खेतों के चारों ओर ऊंची ऊंची मेड़ ना बनाए तो उसका पानी, उसके खेत का जो पानी है वो वहां से निकल कर किसी दूसरे खेत में चला जाएगा। उसके साथ जो उसकी उपजाऊ मिट्टी है वो भी किसी दूसरे खेत के अंदर चली जाएगी। अब बात आती है नदी नालों पर बांध क्यों बनाए जाते हैं। तो वर्षा काल में नदी नाले जब उफन कर बहते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी को काटकर बहा ले जाते हैं। जल प्रवाह की गति को कम करने के लिए नदी नालों पर बांध बनाए जाते हैं। यानी कि जल की गति को कम करने के लिए जो नदी नाले हैं उन पर क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं। इससे मृदा अपरदन भी रुक जाता है और रुके हुए जल से आवश्यकता पड़ने पर सिंचाई की जा सकती है। यानी कि बांध बनाने का कारण ये है कि जो मृदा अपरदन होता है एक तो वो रुक जाता है और दूसरा जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है जल की, उतनी मात्रा में जल को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। वनों की रक्षा तथा वृक्षारोपण मृदा अपरदन रोकने में सहायक होते हैं। वो कैसे? तो वनों तथा वृक्षों के कारण वर्षा के जल की गति धीमी पड़ जाती है और मृदा अपरदन रुक जाता है। मृदा अपरदन रोकने के लिए कुछ और भी उपाय किए जा सकते हैं, जैसे जायद की फसल उगाना। जायद की फसलों में जैसे मूंग, उड़द एवं सनई आदि फसलें गर्मी में बोई जाती हैं और बारिश के मौसम तक उनके पौधे बढ़कर मिट्टी को बांध लेते हैं और तथा वर्षा के पानी के बहाव से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। यानी कि तो जो जायद फसलें क्या होती हैं? वो बोई जाती हैं और वो उस समय तक जब तक मौसम आता है बारिश का तब तक वो काफी बड़े हो जाते हैं और मिट्टी को अच्छी तरह से जकड़ लेते हैं। अब वायु रोधी पेड़ या झाड़ियां उगाना ये भी एक जो है मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। तो मरुस्थल की बालू उड़कर पास के खेतों की उपज भूमि को रेत में न बदल दे, इसके लिए वहां वायु की गति को कम करने के लिए पेड़ और झाड़ियां उगाई जाती है। मतलब जो मरुस्थल क्षेत्र है वहां पर जो खेत, जहाँ उसके आसपास के जो खेत है उसमें जो मरुस्थल का जो रेत होता है वो उड़ करके इन खेतों में चला जाता है, जिससे वहां की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो इसके लिए मरुस्थल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पेड़ पौधे और झाड़ियां उगाई जाती हैं, जिससे वो मृदा को रोके रखते हैं और
मृदा अपरदन नहीं होता है। तो मृदा अपरदन रोकने वाली प्राकृतिक शक्ति को रोकना तो बहुत कठिन है, परंतु यहाँ जो भी उपाय बताए गए हैं उनसे बहुत बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वैसे तो जो मृदा अपरदन है वो एक प्राकृतिक कारण है जिसे रोकना बहुत ही ज्यादा संभव है, लेकिन कुछ उपाय के द्वारा प्रयास किया जाता है कि मृदा अपरदन को रोका जाए। और हमें भी संरक्षण हेतु वृक्षारोपण करना चाहिए, यानी कि संरक्षण हेतु